नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 14 मई को होने वाला है एग्जाम। तो ये वीडियो जरूर देखें आप। एक या दो प्रश्न ऐसे टॉपिक से जरूर पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, ये जो है हमारे परिषदों की स्थापना की जाती है, हमारे संविधान का एक पार्ट रहती है। ठीक है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक भाग है, तो इसको जानेंगे। संविधान के तहत अनुच्छेद 263 में प्रावधान किया गया है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। ये आर्टिकल पूछ चुके हैं एग्जाम में, याद रखें। इसलिए सरकारी आयोग की सिफारिश पर मई 1990 में इसको एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह केंद्र और संघ, ठीक है, केंद्र और संघ के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच के लिए गठित एक अनुशंसात्मक निकाय है। इसे साल में कम से कम 3 बार मिलना चाहिए। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य सदस्य में कौन होगा? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति शासन वाले जो राज्य हैं उनमें राज्यपाल इसका माना जाएगा सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री इसमें सदस्य होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री चुनेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, बाकी के सदस्य होंगे मुख्यमंत्री, और जहाँ पर राष्ट्रपति शासन है जिन राज्यों में, वहाँ के राज्यपाल। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री जिनको नामित करेगा। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको याद रखें। इसके बाद क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। यह 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो ये एग्जाम में जो है कथन वाले जब प्रश्न आते हैं ना, तो वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, सांविधिकता निकाय, कैसे निकाय है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यह एक स्थायी निकाय था, यह एक वैधानिक निकाय है, इन दोनों को याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषदों का। इसकी अवधारणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। क्षेत्रीय परिषदों का एक सचिवालय होता है। 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 1971 के एक अधिनियम के द्वारा अलग से बनाया गया था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है उसका गठन कौन करता है, उसका अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास रहता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए और 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1, 2, 3। तो ये तीनों ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो होती है, एनडीए जिसको कहते हैं, योजना आयोग है जो अब है नहीं, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, और क्षेत्रीय परिषद, तीनों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वैधानिक निकाय है। अभी क्षेत्रीय परिषद पढ़ा ना, ये वैधानिक निकाय था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि ये एक वैधानिक निकाय है, इसको विधि द्वारा बनाया गया है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो बिल्कुल ये संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो यही इसकी विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1956 में की गई थी, बिल्कुल सही है। यद्यपि चंडीगढ़ एक राज्य नहीं है, फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो ये तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें नहीं बताना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है स्वामी एक फंड है जिसको बनाया गया था आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने को। जो रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाती है, ऐसी डली रहती है, उनको पूरा करने के लिए एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था स्वामी। फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा स्वामी का? अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इन्वेस्टमेंट फंड के लिए विशेष बिंदु एक सामाजिक प्रभाव फंड है, जिसे विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इस फंड को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसका प्रबंधन कौन करता है? एसबीआई कैंप वेंचर लिमिटेड, जो हमारा एसबीआई बैंक होता है वो करता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका किया जाता है, जो धन है उसका प्रायोजित किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। इसे नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। अब तक इसने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से
15,530 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। ठीक है, इतने ही से ज़्यादा अधिक रुपए जो है जुटा चुका है पूरा करने के लिए परियोजनाओं को। याद रखें 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड, ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।